सुमिच, सबसे ज्यादा छात्र, सबसे ज्यादा प्लेसमेंट और सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल। नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटी। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, बंगाल में क्या हुआ? बंगाल में चुनाव में भाजपा को प्रचंड जीत मिली, ममता बनर्जी हार गई। ममता बनर्जी के विधायकों की संख्या सिर्फ 80 रह गई, लेकिन अब कितने विधायक उनके साथ हैं? देखिए, नेता प्रतिपक्ष के सवाल पर क्या क्या खेला हो गया, विस्तार से आप बताएंगे ही बताएंगे। और कहा जा रहा है कि बंगाल में जो खेला हुआ है वह महाराष्ट्र मॉडल है। और इसके बाद राजनीतिक गलियारे में इस बात पर चर्चा छिड़ गई है कि जो भी पार्टियां हैं बीजेपी के अलावा, उन्हें बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है। बीजेपी कहां कौन सा खेला कर देगी, इसे समझना बहुत ही मुश्किल है। बिहार को लेकर यदि चर्चा करें तो बिहार एनडीए में कितनी पार्टियां हैं? अब तो बीजेपी की सरकार है, साथ में जेडीयू है, आरएलएम है, हम है, एलजेपीआर है, लेकिन बीजेपी, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री। और इरादा यह भी है कि 2029 में और 2030 में बहुत बड़ी बीजेपी हो जाए बिहार में। तो बिहार में आरजेडी के भीतर आरजेडी को तोड़ने की कोशिशें तो चलती ही रहती है, कांग्रेस को समाप्त करने की कोशिशें होती ही रहती है, एनडीए के भीतर भी देखें तो हम कह सकते हैं कि आरएलएम पार्टी के विधायक जो हैं वह बीजेपी की कृपा से आरएलएम में बने हुए हैं। जिस दिन बीजेपी की मर्जी हो जाएगी, उपेंद्र कुशवाहा के 3 विधायक उन्हें छोड़ देंगे। तो इसके पहले भी हम लोगों ने देखा था मुकेश सहनी की पार्टी का क्या हाल हुआ था। तो जेडीयू को भी सावधान रहने की जरूरत है। जेडीयू 21 जून को राष्ट्रीय अधिवेशन, राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक, वहां नीतीश कुमार के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने पर मुहर भी लगेगी। संजय झा राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष है ही। इस बीच केंद्र में मंत्रिपरिषद के विस्तार की बात भी चल रही है। और देखिए, आरजेडी के भीतर ठीक है, हम लोगों ने कल चर्चा कर ली कि इस बार बिहार विधान परिषद के चुनाव में 10वां उम्मीदवार बीजेपी नहीं दे रही है, लेकिन आगे की तैयारी है ना। केवल राबड़ी देवी का बंगला थोड़ी खाली कराया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी विधान परिषद और नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी विधानसभा दोनों में छीनी जानी है, मतलब राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव की। तो इसके लिए तो विधायक तोड़ने होंगे। और अब जेडीयू की बात करें तो नीतीश कुमार नहीं है, कोई एक नेता वहां नहीं है। नीतीश कुमार किसी को कह दें कि जाइए, आपको मेरा आशीर्वाद है, आप ये बन जाएंगे, और वह बन ही जाएगा, इस बात की गारंटी नहीं है। क्योंकि नीतीश कुमार अभी क्या बोलेंगे, 5 मिनट के बाद क्या बोलेंगे, उन्हें क्या स्मरण होगा। अब कोई मिलने गया तो उन्होंने कह दिया कि अच्छा आप भी बनना चाहते हैं, जबकि वे बने हुए हैं। तो नीतीश कुमार का नेतृत्व तो नहीं है। और वहां देखिए उठापटक चलती रहती है। अब देखिए, जो मुख्य धारा में है उसमें ललन सिंह है, संजय झा है, विजय कुमार चौधरी हैं, नई शक्ति के रूप में ललन सराफ उभरे हैं। और राजद में ही देखिए ना, राजद के सांसदों को लेकर कितनी चर्चाएं चलती रहती है। अभय कुशवाहा लगातार सम्राट चौधरी से मिल रहे होते हैं, 4 ही सांसद हैं। और संजय यादव जो तेजस्वी यादव के मुख्य हैं, मैनेजर हैं, सब कुछ है, उनको लेकर कितनी चर्चाएं हैं। और जितनी चर्चाएं हैं मीडिया में, इसके बाद संजय यादव ने कोई सफाई भी नहीं दी है। तो बंगाल का जो मॉडल है, इसके बाद तो गैर भाजपा सभी दलों को, महाराष्ट्र में क्या हुआ था सबने देखा था, शिवसेना के भीतर। तो सावधान रहने की जरूरत है। तो बंगाल की जानकारी दे, इसके बाद बिहार की सावधानी, कैसे जेडीयू और कैसे आरजेडी दोनों को सतर्क रहना होगा। जेडीयू के विधायक तो कहते ही हैं कि उन्हें अपना भविष्य तलाशना है आगे के चुनाव के लिए, सभी कहेंगे। यदि आप अकेले बात करेंगे तो इस पर आज चर्चा करें। अजीत जी, सबसे पहले बंगाल में क्या हुआ और फिर बिहार में खतरा किस बात का है?
देखिए ज्ञानेश्वर जी जी, जी जी जी। बंगाल के घटनाक्रम का अंदाजा तो ये पहले से लग रहा था। बंगाल का जो कल्चर है वो आप जानते हैं कि जो पार्टी चुनाव हारती है वो समाप्त हो जाती है, उसके लिए वहां कोई गुंजाइश नहीं बचती है। ये बंगाल का जी। राजनीतिक चरित्र है कि वहां लोग, कोई भी व्यक्ति विपक्ष हम्म में नहीं रहना चाहता, या सत्ता में रह के वो इतने तरह के गलत काम कर चुका होता है, इतने तरह के धंधे में इंडल्ज हो चुका होता है कि उसको सत्ता का खतरा हमेशा बना रहता है, इसलिए वो छोड़ के भागना हम्म। चाहता है। और इसकी कई मिसाल है कि जब 1977 में कांग्रेस पार्टी जी। हार करके बाहर हुई, लेफ्ट की सरकार बनी तो कांग्रेस समाप्त हो गई। फिर जब 2011 में लेफ्ट को हरा करके ममता हम्म बनर्जी आई तो लेफ्ट पार्टी समाप्त हो गई। अब बीजेपी आई है ममता बनर्जी को हरा हम्म करके, तो ममता बनर्जी की पार्टी समाप्त हो जाएगी। तो जैसे कांग्रेस खत्म हुई, जैसे लेफ्ट खत्म हुई, वैसे हम्म टीएमसी खत्म हो जाएगी। इस बात का अंदाजा पहले से चल रहा था, लग रहा था, हम्म। लेकिन इतनी जल्दी खत्म हो जाएगी ये जी। अंदाजा नहीं। तो अब इसमें कुछ इंफॉर्मेशन, जो इंसाइट है, जो हमको लोगों ने बताया वहां से, हमारे जानने वालों ने, उसको बताएं कि कहां से शुरुआत हुई। पहले से हम्म। नाराजगी थी, सबसे ज्यादा नाराजगी अभिषेक बनर्जी को लेकर के थी। और अभिषेक बनर्जी ने पार्टी टेक ओवर करने की कोशिश की थी बिल्कुल। ममता बनर्जी के रहते, सक्रिय रहते हुए ही। और जब से प्रशांत किशोर छोड़ करके निकले थे ज्ञानेश्वर जी, और जो आईपैक की हम्म टीम वहां काम कर रही थी, उस आईपैक की टीम को लेकर के बड़ी नाराजगी थी। जब तक प्रशांत किशोर थे तब भी नाराजगी हम्म थी, लेकिन प्रशांत किशोर का व्यक्तित्व इतना बड़ा था कि लोग बोल नहीं पाते थे। उनके जाने के बाद जो टीम काम हम्म कर रही है, उस टीम से बड़ी नाराजगी हो हम्म। गई, और वो टीम पूरी तरह से अभिषेक बनर्जी के लिए काम कर रही थी। तो जैसे ही ये लोग हारे, तृणमूल हम्म कांग्रेस की हार हुई, वैसे ही लग गया कि अब लोग उसके खून के प्यासे हो जाएंगे अभिषेक बनर्जी के। और वो हम लोग देख रहे हैं कि हो रहा है। हम्म। उसमें ममता बनर्जी ने क्या गलती कर दी? पहली बिल्कुल। गलती तो ममता बनर्जी ने ये कर दी कि जिस दिन जैसे विधानसभा बनी और 80 लोग विपक्ष के नेता थे, 80 विधायक विपक्ष के, उन 80 हम्म विधायकों के तरफ से एक नेता प्रतिपक्ष का चयन करके स्पीकर को बता दिया गया कि शोभन देव चट्टोपाध्याय नेता प्रतिपक्ष हो। और एक एप्लीकेशन दिया गया जिस पर 70 विधायकों के दस्तखत थे। और राष्ट्रीय महासचिव के नाते हम्म अभिषेक बनर्जी ने उसको इंडोर्स करने का एक जो लेटर होता, कवरिंग लेटर, वो अभिषेक बनर्जी ने दिया। अब समस्या ये हुई कि हम्म। उसमें कई लोगों ने कहा कि हमने इस पर दस्तखत नहीं किए हैं, हमारा जाली दस्तखत किया गया, जिसमें ऋतव्रत बनर्जी बताइए थे। ये। हाँ, ऋतव्रत बनर्जी थे, हम्म संदीपन साहा थे। ये दो लोग सबसे खुल करके आगे आए कि हमने दस्तखत नहीं किया, हमारा फर्जी दस्तखत है। और चूंकि उसके उस हम्म दस्तखत को इंडोर्स करता हुआ कवरिंग लेटर अभिषेक बनर्जी का लगा हुआ था, तो अभिषेक बनर्जी धोखाधड़ी के आरोप में फंस गए, उनके ऊपर केस दर्ज हो गया। और उनके हम्म ऊपर उनको सीआईडी ने नोटिस भेज दिया, पूछताछ करने का अभी तो नहीं गए हैं, 8 जून को बुलाया गया है। तो ये तो जी। ममता बनर्जी को अंदाजा था कि उनके पसंद के लोगों को हो सकता है नेता विपक्ष न चुनने दिया जाए, तो उन्होंने आनंद फानंद में एक चिट्ठी भिजवा दी। हम्म दूसरी गलती उन्होंने क्या कर दी कि जिस दिन शपथ ली है उन्होंने, शुभेंदु अधिकारी ने, उसके हम्म। बाद उन्होंने एक बैठक बुलाई अपने 80 विधायकों की, सारे विधायक आए, और जी। उसमें उन्होंने कहा कि पूरी मेहनत अभिषेक बनर्जी ने की है, और जितने भी हम लोग जीते हैं ये अभिषेक बनर्जी की देन है। सो आप लोग हम्म खड़े होकर के इनका स्वागत करिए, जैसे नीतीश कुमार खड़े होकर के प्रधानमंत्री का स्वागत करवाते थे, उस हम्म। तरह से ममता बनर्जी ने अपने तमाम नेताओं से खड़े करा करके इनका स्वागत करवाया अभिषेक बनर्जी का। तो कई जी। पुराने वरिष्ठ नेता जो थे, जिनको ये बात बहुत बुरी लगी, और वो जो पहले अलग अलग सबके मन में जो आग लगी हुई थी अभिषेक बनर्जी को लेकर के, वो हम्म। सामूहिक आग में बदल गई। ये आज से जी। 22-25 दिन पहले की बात है, 25-26 दिन पहले की बात है। उसके बाद सब आपस में बात करना शुरू कर दिया सब लोगों ने, और उसमें लीड किया ऋतव्रत बनर्जी ने। ऋतव्रत बनर्जी सीपीएम से आए थे, स्टूडेंट लीडर थे, हम्म और बड़े फ्लैम्बॉयंट लीडर है। बहुत पैसा है, और पैसा दिखाना, ऐश मौज करना, इसी वजह से इनको सीपीएम ने राज्यसभा दे करके, और राज्यसभा छीन लिया था, इनसे हटाया था राज्यसभा, इनको पार्टी से निकाला गया था, इस वजह से इनके लेविश लाइफ स्टाइल के चलते। लेकिन फिर अच्छा। ममता बनर्जी ने भी इनको राज्यसभा भेजा, ऋतव्रत बनर्जी को, और अभी ये जी। उलूबेरिया सीट से एमएलए है, जीत गए थे। तो जी। ऋतव्रत बनर्जी और संदीपन साहा, और उसके अलावा 2 और लोग हैं, रथीन घोष, और एक महिला है शिवली साहा। तो उनके, वो मुकुल राय की बड़ी करीबी थी ये शिवली जो है। तो इन इन 4 लोगों ने मिल करके लोगों को एकजुट करना शुरू किया, और सोमवार को इन लोगों ने, आज बुधवार है, सोमवार को इन लोगों ने तमाम विधायकों के साथ, 50-55 विधायकों के साथ एमएलए छात्रावास में मीटिंग की, और इन्होंने कहा कि हम अपना नेता प्रतिपक्ष चुनेंगे, शोभन देव चट्टोपाध्याय को नहीं मानेंगे। तो ये पहली बात थी। और उसके बाद फिर आनंद फानंद में चीजें हुई। आप देखिए, हैरानी की बात कितनी है ज्ञानेश्वर जी, ममता बनर्जी के 34 मुस्लिम विधायक हैं 80 में जी। से। तो ये माना जा रहा था कि 80 में से 34 तो मुसलमान है, तो वो तो नहीं जाएगा बीजेपी के साथ, तो ज्यादा से ज्यादा 46 लोग होंगे, 46 लोग जाएंगे। तो 46 से 2/3 नहीं पूरा होता, 2/3 का मतलब 53 या 54 एमएलए होंगे, 2/3 आपको 54 एमएलए करना होगा।
जी। तो ये लग रहा था कि चूंकि 33-34 मुसलमान है तो ममता बनर्जी भी काफी हद तक आश्वस्त थी। अब हम्म। इसमें से उस 34 मुसलमानों में से कम 15 मुसलमान चले गए हैं बीजेपी के साथ जाने का, मतलब बीजेपी के समर्थन में चले गए हैं। ममता बनर्जी बताइए। से बागी जी। हो गए 15-16 मुसलमान। और हम्म। उसको लीड कर रहे हैं ममता बनर्जी की सरकार में जो एनर्जी मिनिस्टर थे, अखरू इस्लाम नाम है उनका, वो अखरू जमा उनका नाम है, एनर्जी मिनिस्टर थे, वो लीड कर रहे हैं। हम्म। सोचिए कितनी हैरानी की बात है, बीजेपी का ऑपरेशन लोटस कैसे चलता है। एक जावेद खान एमएलए हैं, उनको वो भी ममता बनर्जी के खिलाफ बागी हुए, जिनके बारे में शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि इनके 91 प्रॉपर्टी का पता चला है और उस 91 बताइए। प्रॉपर्टी की जी। जांच होगी, और उनको भी वो भी जा रहे हैं। तो क्या हम्म। मुसलमान, क्या हिंदू, क्या अगड़ा पिछड़ा, कुल मिलाकर के 59-60 एमएलए अब एकजुट हो गए। और उन्होंने जाकर कहा कि स्पीकर जो है रथिंद्रनाथ घोष को कहा कि हम लोग अपना नया नेता चुन रहे हैं, ऋतुव्रत बनर्जी नया नेता हो। और एक जी। तो उस लिस्ट में फर्जीवाड़ा हुआ है, ये मामला चल रहा है। तो ये पूरी तरह से जो आपने पहले कहा कि महाराष्ट्र मॉडल है, शिवसेना हम्म। मॉडल, जिस तरह से शिवसेना से निकले लोग और एकनाथ शिंदे अलग हुए, और एकनाथ शिंदे ने स्पीकर को कहा कि हम असली शिवसेना है, हमको हम्म। मान्यता दी जाए, और स्पीकर ने उनको मान्यता दे दी। उसके बाद मुकदमा चला, चुनाव आयोग में गए और सुप्रीम कोर्ट में गए, ये अलग, ये उसके बाद की बात है। पहले तो स्पीकर के ही हाथ में रहता है। तो एकदम सेम मॉडल पर यहां हो रहा है कि ममता बनर्जी के 20 विधायकों को छोड़ करके 80 एमएलए, 60 एमएलए, 80 में से 20 को छोड़ करके 60 जी। एमएलए नया नेता चुन करके, और वो स्पीकर को कह रहे हैं कि हमको मान्यता दीजिए, हम असली तृणमूल कांग्रेस है। जी। और ये भी उसके अलावा 29 एमपी जो है तृणमूल के, उसमें से भी हम्म। कहा जा रहा है कि 20 से 22 लोकसभा एमपी हैं, वो अलग गुट बनाने की बात कर सकते हैं। हम्म। ये भारतीय जनता पार्टी को बहुत सूट करेगा। भारतीय जनता पार्टी के पास लोकसभा में बहुमत कम है, उसके 240 ही बिल्कुल। एमएलए एमपी है। बिल्कुल। तो ये बिल्कुल। उनको सूट बिल्कुल। करेगा, वो वहां आ जाएंगे तो उनकी संख्या बीजेपी की बढ़ जाएगी। तो एक हम्म। तो इसके जो बाद तो अभी हम लोग, जेडीयू की और बिल्कुल टीडीपी की ताकत कम हो जाएगी ना। वही कह रहे हैं कि वो जो निर्भरता है उन लोगों पर, वो निर्भरता तो जी। कम हो जाएगी। तो हम्म। ये स्थिति है कि 22 एमपी भी तैयारी कर रहे हैं, 20-22 की हम लोग चले जाएंगे, और राज्यसभा में भी इसी तरह की टूट होने की संभावना है। उसके बाद ममता बनर्जी के पास ज्ञानेश्वर जी कुछ नहीं बचेगा। कानूनी लड़ाई वो जितनी लड़ती रहे, हम्म। 1500 करोड़ रुपया पार्टी का है, पार्टी के कार्यालय हैं सब जगह, और 1500 करोड़ रुपया पार्टी के फंड में है, वो एफडी मिला करके और कैश मिला करके उनके पास, वो सब पर क्लेम करेंगे। जो नया गुट है वो सब पर क्लेम करेगा। पार्टी का 2 फूल का चुनाव चिन्ह चाहिए, झंडा चाहिए है, नाम चाहिए है, पार्टी का फंड चाहिए है। यहाँ वो वाला सद्भाव नहीं दिखाया जाएगा जो एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे के लिए दिखाया। वहां तो उन्होंने बिल्कुल। पार्टी का छोड़ दिया, पार्टी का कार्यालय भी छोड़ दिया, पार्टी का जी। जो अखबार था सामना वो भी छोड़ दिया, पैसे वैसे की बात नहीं की, अकाउंट अकाउंट सब छोड़ दिया। यहाँ ये नहीं होने जा रहा है। तो एक तरह से और ये इसके पीछे से पूरी तरह से अभी का जो ऑपरेशन है, इसको शुभेंदु अधिकारी जो मुख्यमंत्री हैं उनकी देखरेख में हुआ है। शुभेंदु अधिकारी भी तृणमूल कांग्रेस से ही आए हुए हैं, 6 साल पहले तृणमूल से बिल्कुल। आए हैं, जी। सब लोग उन्हीं के लोग हैं। तो उन्होंने ये हम्म। खेला कर दिया बंगाल में। हम्म। अब ये एकदम जो वो जिस खतरे की घंटी बोलते हैं, ये खतरे की घंटी है बिहार की दोनों पार्टियों के लिए, दोनों प्रादेशिक बिल्कुल। पार्टियों। बिल्कुल। 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 ये आरजेडी हो चाहे जेडीयू, अब जेडीयू के 12 लोकसभा में एमपी हैं। तो एक जी। था ना कि अभी तक तो निर्भरता, हालांकि उसमें भी हम लोग को पता है कि जरूरत पड़ने पर ज्यादातर एमपी, चूंकि अब नीतीश कुमार की ताकत तो रही नहीं, नीतीश कुमार तो है नहीं कि जो उनको बांध करके रखेंगे, और उन जी। एमपीज को भी पता है कि उनका भविष्य अधर में है। अभी जो लीडरशिप है वो उनको एमपी नहीं बनवा सकती है। हम्म। उनको एमपी दोबारा बनना है तो ये तभी होगा जब एनडीए रहे, बीजेपी सपोर्ट करे, और तब जाकर के वो जीत सकते हैं। तो अगर बिल्कुल। बीजेपी चाहेगी तो वो लोग बीजेपी के साथ चले जाएंगे, बीजेपी का समर्थन करेंगे, इसमें कोई छिपी अभी हुई भी बात लोग नहीं। कहते हैं कि 12 में से 10 का जो मन है वो तो बीजेपी के साथ ही है ना, बीजेपी के साथ ही है। बिल्कुल। हाँ। हाँ, हाँ। तो उनको भी पता है ना कि कैसे जीतेंगे। जी। अगर अभी इसी तरह की स्थिति रही तो कैसे लोकसभा का चुनाव जीतेंगे। तो हम्म। ये निर्भरता थी, लेकिन अब तो वो निर्भरता, एक तो अगर अगर तृणमूल कांग्रेस के एमपी आ जाते हैं तो वो लगभग समाप्त हो जाएगी। और उसके जी। बाद अपने अलग तरह से भारतीय जनता पार्टी बिहार की पार्टियों को डील करेगी। देखिए, अपोजिशन की 1 मिनट में बात करते हैं, फिर हम एनडीए पर आएंगे। हम्म। हर जगह संकट हो गया है, लेफ्ट साफ हो गया चारों तरफ से। केरल बिल्कुल। एकमात्र गढ़ था, हार गए। त्रिपुरा, बंगाल आप पहले ऑलरेडी गंवा चुके हैं, बाकी कहीं लेफ्ट की कोई पूंजी नहीं बची है। बिहार में एक ताकत थी, वो भी खत्म हो गई। ममता बनर्जी समाप्त हो गई। डीएमके को तुरंत जिस तरह से कांग्रेस ने डिच किया, उनको छोड़ करके, और टीवीके से अलायंस किया और सरकार में शामिल हो गई कांग्रेस 60 साल के बाद, तो अब डीएमके अपने जख्म सहला रहे हैं लोग, डीएमके वाले कि अब हम क्या करें। तो ये बिल्कुल। हर अपोजिशन की पार्टी के साथ, शरद पवार ऑलरेडी नरेंद्र मोदी और बीजेपी की तारीफ करने लगे हैं। अगर उनकी पार्टी दोनों अगर एकजुट होती है, दोनों एनसीपी, तो वो एनडीए के साथ रहेंगे। और जी। कुछ पूंजी बची नहीं शिवसेना के पास, उनके 20 एमएलए हैं खाली 288 के हाउस में।
तो कुल मिलाकर के अपोजिशन सारा जितना कमजोर हुआ है उसी अनुपात में कांग्रेस मजबूत हो गई है। तो एक कांग्रेस वर्सेस बीजेपी का जो माहौल बनता था वो अभी बन रहा है। तमाम अपोजिशन की पार्टीज लेफ्ट, ममता, टीएमके, एनसीपी, शिवसेना सब खत्म हो रही। अब एक बड़ी बार पार्टी सिर्फ समाजवादी पार्टी बनी है जहां अगले साल चुनाव है, और उसके बिल्कुल। बाद हम लोग मान सकते हैं कि एक ताकत आरजेडी की है बिहार में, जो कांग्रेस के लिए कांग्रेस की को अपनी बात मनवाते रहते हैं लोग, कांग्रेस को झुकाते रहते हैं अपनी शर्तों पर ये लोग। तो अब जो राजनीति कांग्रेस करेगी और जो राजनीति भारतीय जनता पार्टी करेगी बिहार में, अच्छा देखिए झारखंड को लेकर के अभी बात चल रही है कि झारखंड के मुख्यमंत्री सीधे संपर्क में है बीजेपी के लोगों के, और ये भले वो साथ में न जाएं, लेकिन उन्होंने कहा है कि हमारा सद्भाव पूरी तरह से आपके साथ है, आप मतलब दूरी भी नहीं है, कोई झगड़ा भी नहीं है। तो अब क्या बचेगा अपोजिशन के पास? बिहार बचेगा, उत्तर प्रदेश बचेगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो इसलिए अब बिहार पर आते हैं। अब जो मामला महाराष्ट्र का मॉडल जो लागू हुआ है बंगाल में, उसके बाद बिहार के, हाँ देखिए एक बड़े भारी राजनीतिक विद्वान है, आर्थिक विद्वान में रुचिर शर्मा, अमेरिका में रहते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकर हैं, अभी आए थे वो, उन्होंने बड़ी बिहार भारत के चुनाव पर किताब भी लिखी है। वो आए थे, उन्होंने उन बातों को आपको आवाज दिया जो हम सब लोग फील करते हैं, हम लोग सब लोगों ने देखा हुआ है कि अब बीजेपी के सफल होने का कारण क्या है। बीजेपी के सफल होने का एकमात्र कारण यह है कि बीजेपी जिस स्पेस में पॉलिटिक्स करती है उस स्पेस में वो अकेले पॉलिटिक्स करती है, उसको चैलेंज करने वाला कोई दूसरी पार्टी नहीं है। हिंदुत्व के स्पेस में, राष्ट्रवाद के स्पेस में एकमात्र पार्टी है जो राजनीति करती है। जो अपोजिशन का स्पेस है उसमें सैकड़ों पार्टियां राजनीति करती हैं, तो सबके बीच वोट बंटते हैं कुछ कुछ, इसलिए बीजेपी को हरा पाना हमेशा मुश्किल होता है। बीजेपी एकदम प्लान्ड वे में ज्ञानेश्वर जी चाहती है कि कोई दूसरी पार्टी वैसी राजनीति नहीं करे जैसी राजनीति वो करती है, और इसकी मिसाल शिवसेना है जिसको समाप्त किया गया, क्योंकि शिवसेना हिंदुत्व की राजनीति करती थी और बहुत उग्र कट्टर हिंदुत्व की राजनीति करती थी, तो वो हमेशा एक चैलेंज था भारतीय जनता पार्टी के लिए, तो उसको तो समाप्त कर दिया। अब साथ वाली पार्टियों में कौन सी सबसे बड़ी पार्टी है जो उस लाइन पर जा सकती है, तो उसमें जनता दल यू है। नीतीश कुमार अब रहे नहीं, और नीतीश कुमार जब नहीं रहेंगे तो बाकी कौन, बाकी तो मुसलमान को लेकर के और सबको लेकर के चलने वाला कोई नेता है नहीं, बाकी सब तो लोग बीजेपी की पॉलिटिक्स करेंगे जी। तो वैसी कोई पॉलिटिक्स न करे, या वैसी कोई पॉलिटिक्स करनी ही है तो आप बीजेपी में ही मर्ज करके पॉलिटिक्स करिए। वैसे भाई बीजू जनता दल भी तो समाप्ति हो रहा है ना, बीजू जनता दल का स्पेस तो ले ही रही है भारतीय जनता पार्टी उड़ीसा में, तो जेडीयू का भी स्पेस भारतीय जनता पार्टी को लेना है। ये आज होगा, कल होगा, 6 महीने अगले लोकसभा चुनाव तक होगा, उसके बाद होगा। बीजेपी हड़बड़ी में नहीं है, कोई हड़बड़ी में नहीं है बीजेपी की हमको अभी तुरंत कब्जा कर लेना है, लेकिन ये जेडीयू के लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट सामने खड़ा हो गया ज्ञानेश्वर जी। एक तो बार्गेनिंग कैपेसिटी कम हो गई, बार्गेनिंग पावर कम हो गई आपकी केंद्र में, आपकी आप नहीं अब बार्गेन कर सकते हैं बहुत ज्यादा, आपने समय गंवा दिया। 2 साल का समय, 2 साल तक निर्भरता थी, 12 एमपी आपके थे, निर्भरता थी, आपने कुछ नहीं लिया वहां से। अब उसके बाद अब तो बीजेपी देगी, तो उनकी अपनी सरकार है, अपने मुख्यमंत्री हैं, तो उनके लिए देगी। अब कोई निर्भरता जेडीयू के ऊपर नहीं है, जब से तृणमूल कांग्रेस वाला कांड हुआ है, अब इसके बाद कोई दिक्कत नहीं है ज्ञानेश्वर जी। और जब से कांग्रेस ने डीएमके को छोड़ा है, तब से डीएमके ने भी एक मैसेज कर दिया है कि मुद्दा आधारित समर्थन हम भी आपको देते रहेंगे लोकसभा में, तो उनके भी 22 एमपी हैं, तो बीजेपी की स्थिति बहुत कंफर्टेबल हो गई है लोकसभा में। अब बिहार की राजनीति में स्थिति यह है ज्ञानेश्वर जी की जेडीयू का जो वोट आधार है वो क्या है, तो लगभग वही है ना जो बीजेपी का है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पार्टी भी कोयरी, कुर्मी, धानुक प्लस अति पिछड़ा की राजनीति करती है, और फॉरवर्ड उसके साथ हमेशा जुड़ा रहता है। गैर यादव, गैर मुस्लिम पॉलिटिक्स जो है, उस पॉलिटिक्स की चैंपियन पार्टी तो बीजेपी ही है जी। तो बीजेपी उसकी पॉलिटिक्स बीजेपी करेगी। कुर्मी, कोयरी, धानुक की बात कर रहे हैं, जिसके राजा, जिसके जनक, जो वो राजनीति के जनक नीतीश कुमार थे, अब तो सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाकर बिहार के जिस कुशवाहा से बात कर लीजिए, वह सम्राट चौधरी का नाम ले रहा है। सर्वमान्य नेता हो गए, सारे जो दूसरे नेता थे वह पीछे रह गए, कि कोई चर्चा दूसरे नेताओं की नहीं कर रहा है। तो कुर्मी, धानुक और कोयरी, इसमें सबसे अधिक संख्या कोयरी की, तो जेडीयू के वोट बैंक में तो बड़ी सेंधमारी हो ही गई, बाकी टूट फूट आगे होगी। हाँ, और दूसरे बात जो हम लोग जो अति पिछड़ी जातियां हैं, या पिछड़ी जातियों में भी कोयरी, कुर्मी और यादव के साथ जो वैश्य की कुछ जातियां हैं, 2-3 जातियां जो पिछड़ी में हैं और ज्यादातर अति पिछड़े में है, उनका तो एक मुश्त वोट बीजेपी को जाता है। बिल्कुल। और हम लोग पहले आंकड़ों के आधार पर बता चुके हैं कि जब बीजेपी अकेले लड़ी थी और जेडीयू आरजेडी साथ में लड़े थे, तब भी अति पिछड़ों का 53% वोट बीजेपी को मिला था। ये सीएसडीएस का आंकड़ा है। और जब जेडीयू बीजेपी साथ लड़ते हैं तो अति पिछड़ों का 75 से 80% वोट मिलता है एनडीए को। तो इसका मतलब है कि अति पिछड़ा चाहे प्रधानमंत्री के नाम से हो या दूसरी किसी वजह से हो, वो बीजेपी के साथ जाता है। और उसमें वैश्य जो है पिछड़े समाज में
जो 3-4-5 जातियां हैं, यादव, कोयरी, कुर्मी और वैश्य की कुछ जातियां, उसमें यादव छोड़ दीजिए और कुर्मी छोड़ दीजिए तो बाकी तो ऑलरेडी बीजेपी के साथ ही हो गया। कुर्मी बिल्कुल भी आएगा बिल्कुल। साथ में अगर नीतीश कुमार की राजनीति और कमजोर होगी तो पिछड़ी जातियों में यादव को छोड़ करके दूसरी तमाम पिछड़ी जातियां और पूरी अति पिछड़ी जातियों का की पहली पसंद भारतीय जनता पार्टी है, फॉरवर्ड की पहली पसंद भारतीय जनता पार्टी है। तो भारतीय जनता पार्टी तो अब अपने आप में उसने सामाजिक समीकरण के लिहाज से भी उसका अपना एक सेट समीकरण बन गया। नीतीश कुमार के कमजोर होने से उसकी उस कंसोलिडेट हुआ है उसका, और अभी जी तोड़ेंगे नहीं नीतीश कुमार की पार्टी को, लेकिन उसका वोट अपने आप शिफ्ट होगा भारतीय जनता पार्टी की तरफ। इस बात को बिल्कुल बिल्कुल। आज से समझ के, और क्या तैयारी जेडीयू के लोग करते हैं, अभी आपने बताया कि वो 21 तारीख को 21 जून को बैठक होगी, बड़ी संगठनात्मक चर्चा होनी है उसमें। जी अब आप सोचिए, प्रधानमंत्री नहीं, माफ करिएगा, नीतीश कुमार 2025 की जनवरी में राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे। जी, और 2026 के जून में आप उस पर मुहर लगवाने जा रहे हैं। बिल्कुल। तो ये तो संगठन की तैयारी है, इस तरह से तो संगठन काम करता है। तो इसका मतलब कि कोई संगठन कोई पूंजी नहीं है नीतीश कुमार की पार्टी की। जेडीयू की पूंजी सिर्फ नीतीश कुमार थे। नीतीश कोई कुमार का चेहरा। नीतीश कुमार का चेहरा, बस नीतीश कुमार का बिल्कुल। चेहरा पूंजी थी, सारी पूंजी वही थी कि नीतीश कुमार है आपके पास। हम्म, और उस वो इतनी बड़ी पूंजी थी कि आपको उसमें कुछ नहीं करना था। वो एक इतनी बड़ी एफडी थी, आप तोड़ करके खाते रहे 20 साल से जी। नीतीश कुमार की उस पूंजी को, तो अब समाप्त हो गई। वो तो हम्म, कहते हैं कि आप लगातार खर्च करिएगा तो कुएं में रखा हुआ धन भी खत्म हो जाएगा, तो वो बिल्कुल समाप्त हो गई। बिल्कुल। अब नीतीश कुमार जी की पूंजी आपके पास नहीं बची, और संगठन है नहीं। जी। संगठन की और पार्टी जो देखिए होती नीतीश है, कुमार की पूंजी नहीं बची, और जिस तरीके के घोटाले खुल रहे हैं पूर्व पूर्व की हाँ, पिछली सरकारों में जितनी बिल्कुल, हुई, हाँ, तो भाई नीतीश कुमार की सरकार में क्या क्या हो रहा था, यदि इस तरीके से खुलते रहे तो नीतीश कुमार की वो जमा पूंजी जो उनकी सेहत खराब होने के बाद खत्म हुई, वह सरकार के बारे में भी खत्म हो जाएगी कि नीतीश कुमार की सरकार में ईमानदारी थी, भ्रष्टाचार, अफसरशाही कितना बढ़ गया था, कमीशन कितना बढ़ गया था, रिश्वतखोरी किसका किसका नाम बोलेगा। और जो अधिकारी, देखिए अब प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश मांग लिया गया, तो वह जमा पूंजी भी देखिए उसमें भी बट्टा लगना तय है अजीत जी। बिल्कुल। ईमानदारी भी एक बड़ी पूंजी थी नीतीश कुमार की। सौम्य नेता, विनम्र नेता, सामाजिक जी समीकरण बनाने वाले नेता, मेहनत करने वाले नेता, परिवारवाद नहीं करने वाले नेता, ईमानदारी की राजनीति करने वाले नेता। सब तो हम्म चला जाएगा, परिवारवाद भी हो ही गया, बेटे आपकी राजनीति में आ ही गए, और सरकार हम्म। के भ्रष्टाचार की पोल भी खुलने लगी, भ्रष्टाचार की बातें भी आने लगी, तो वो तो बिल्कुल। पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो जेडीयू के लोग तो अपनी जगह तलाशेंगे ना कि कहां जाकर के अगली बार एमएलए एमपी होंगे। तो उसमें हम्म। कुछ लोगों को जगह हो सकता है कि आरजेडी में भी मिल जाए, क्योंकि नहीं, जिन आपने जेडीयू, कहा था ना, देखिए जब बिहार में सत्ता परिवर्तन की बात हो रही थी और लोग चिल्ला रहे थे कि नीतीश को नहीं जाने देना है, लेकिन जेडीयू के कितने विधायकों ने कहा था कि नीतीश कुमार गद्दी न छोड़े, बीजेपी को सत्ता न सौंपे। विधायकों ने नहीं कहा था, बाकी लोग कह रहे थे, कार्यकर्ता कह रहे थे, आमजन कह रहे थे, लेकिन विधायक अपना स्कोर बना रहे थे कि बीजेपी की सरकार बननी ही है, तो जो बन रहा है उसकी नजरों में खराब क्यों हो। बिल्कुल एक विधायक ने नहीं कहा था, एक सिंगल विधायक सड़क पर उतर के नहीं आया था कि नहीं छोड़ेंगे नीतीश कुमार, क्यों छोड़ रहे हैं, कोई जी। नहीं आया था। छिटपुट इधर उधर बाद में सुनने को मिली बातें, लेकिन किसी ने एक कायदे से तो होना राजीव ही चाहिए। आनंद मोहन बोल रहे हैं, लेकिन क्या चेतन आनंद बोलते हैं? नहीं बोला, वो आनंद मोहन भी उस समय नहीं बोले, उस समय कोई नहीं बोला। जी भाई बिल्कुल। बोलना तो 3 मार्च को चाहिए था ना, 5 मार्च को चाहिए था, कोई नहीं बोला। हम्म हटा हम्म दिए, नीतीश कुमार का नॉमिनेशन हो गया, वो चले गए। तो अब सम्मानजनक विदाई हुई या जैसी भी होगी, विदाई हो गई उनकी। तो अब बिल्कुल। अपने अपने आप एक जो है जेडीयू के कुछ लोग जो है, कुछ लोग तो ऐसे होंगे ज्ञानेश्वर जी, जिन जो अपने देख लेंगे अपने क्षेत्र का सामाजिक समीकरण कि हम आरजेडी के साथ जीत सकते हैं, तो वो आरजेडी के साथ चले जाएंगे। कुछ हम्म होंगे जो बीजेपी के साथ जाना चाहेंगे क्योंकि बीजेपी से जीत सकते हैं, तो जेडीयू की अपनी पूंजी नहीं बचेगी। हम्म हमने पहले भी कहा था, जिस 5 मार्च को उसके उसी समय से हमने कहना शुरू कर दिया था कि अब जेडीयू का अस्तित्व भारतीय जनता पार्टी की कृपा पर है। भारतीय जनता बिल्कुल। पार्टी चाहेगी कि बचाना है तो बचाना है, चाहेगी कि नहीं बचाना है, इनको खत्म कर देना है तो खत्म कर देना है। लेकिन हम्म अभी नहीं खत्म करेगी बीजेपी, अभी रखे रहेगी जेडीयू को अपने साथ साथ, कोई दिक्कत नहीं हो रही है उसे। जेडीयू जी। खुल करके उसके खिलाफ नहीं जाएगी और वो साथ में रखे रहेंगे। अगले हम्म लोकसभा चुनाव के समय तक देखेंगे कि क्या होता है। इस बीच जो जेडीयू की बैठक आप कर रहे हैं, इस बैठक में क्या संगठनात्मक बातें तय होती हैं, क्या किस तरह की कमेटी आगे जाकर के जिलावार और क्षेत्रवार कैसे ये लोग बनाते हैं, लोग प्रखंड स्तर तक किस तरह का संगठन बनाते हैं, लोग कौन आदमी जाता है लीड करने, क्योंकि मंत्री बनने के बिल्कुल। पहले 3-4 दिन की यात्रा की थी निशांत ने, जी। उसके बाद उनकी यात्रा बंद हो गई। तो अब कब, अब हम्म बरसात में यात्रा करेंगे, यात्रा जब कर रहे थे तो करते ना, अब मंत्री बन गए तो मंत्री बनने के बाद यात्रा नहीं की जाती है। नीतीश कुमार तो मुख्यमंत्री रहते हुए सारी यात्रा करते थे। जी तो अब आप बिल्कुल मंत्री बिल्कुल। बन गए तो यात्रा तो करिए। तो हम्म यात्रा बंद हो गई उनकी। अब इसके थोड़ी दिन के बाद बरसात का दिन आ जाएगा तो उसमें यात्रा होगी नहीं, तो फिर हम्म अब नहीं जाएंगे बाहर जनता के बीच में, तो नेता कौन बनेगा?
अब स्थिति बिल्कुल। ये डेस्परेट अटेम्प्ट देखिए जेडीयू के लोगों का, लोग सोशल मीडिया में आरसीपी सिंह के वीडियो फोटोज डाल करके लोग अपील कर रहे हैं कि कहाँ हो घनश्याम नाथ, आओ बचाने, जो है तो पार्टी बचाने के लिए आपकी जरूरत है। नहीं नहीं, किसी ने मुलाकात की और नीतीश कुमार को नंबर लिख कर दे दिया कि हाँ राजेंद्र बाबू आपसे बात करना चाहते हैं, आप बात कर लीजिए। और हाँ देखिए क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन एक चर्चा यह चल रही है कि आरसीपी सिंह की बेटी आईपीएस पदाधिकारी लिपि सिंह, जो पिछले कई वर्षों से संटिंग प्लेटफॉर्म पर खड़ी हैं, उन्हें मेनलाइन में लाया जा रहा है और जो तबादले होंगे उसमें उन्हें किसी जिले की कमान फिर से सौंपी जा सकती है। तो यदि ऐसा होता है तो जेडीयू के भीतर लीडरशिप का ऐसा अकाल पैदा हो गया है, संगठन नाम की कोई चीज नहीं है, केवल नीतीश कुमार का चेहरा, और उस चेहरे की जो लौ है वह तो बुझती हुई जा रही है, वह बुझती हुई जा रही है। हाँ। तो अब वहां बचेगा नहीं कुछ, वहां जी। जेडीयू में नहीं बचेगा। अगर कुछ ये लोग साथ मिल करके कोई अति पिछड़ा नेता या कोई कुर्मी नेता ही आगे करते हैं, निशांत को मजबूत करते हैं, कुछ सरवाइव करने की टेक्निक आपको खोजनी है कि नहीं, कैसे निशान सरवाइव को करें। मजबूत करते भी है तो निशान को भी तो स्वयं मजबूत होना पड़ेगा। देखिए ना, बिल्कुल होना पड़ेगा, भाई बिल्कुल होना बिहार में पड़ेगा। सम्राट चौधरी की सरकार बनने के बाद, मतलब एनडीए की नई सरकार बनने के बाद भोजपुर बक्सर का चुनाव हुआ, उपचुनाव हुआ। उस हाँ, चुनाव को ये लोग हार गए और हम फिर कह रहे हैं यदि उम्मीदवार भाजपा का होता तो वहां भाजपा जी जान लगा देती और वहां हार नहीं होती। नहीं नहीं हार होती, नहीं हार होती, लेकिन बताइए उस चुनाव में क्या निशांत गए थे प्रचार करने? निशांत तो नहीं गए। नहीं गए थे, नहीं गए। तो भाई ये पहला ही चुनाव था, आप पार्टी में ज्वाइन किए हैं, मुख्यमंत्री के आप नीतीश कुमार के बेटे हैं, आपको पार्टी की कमान संभालनी है, तो जाते ना, वहां घुमाया जाता इनको भी। बिल्कुल भाई जो असर बिल्कुल। होता नहीं होता, लेकिन आप जाते, लेकिन आप नहीं गए। तो कोई हम्म, चैलेंज लेने को आप तैयार नहीं है, पार्टी का संगठन संभालने को तैयार नहीं है, यात्रा कर रहे थे वो आप कर नहीं रहे हैं, दूसरा कोई लीडर है नहीं। तो जेडीयू हम्म, के सामने एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है। ममता जी बनर्जी के यहाँ साथ जो हुआ है उसका एक्चुअल थ्रेट, तात्कालिक जो चुनौती है ज्ञानेश्वर जी, वो तेजस्वी यादव के ऊपर भी आ रही है। बिल्कुल। तेजस्वी यादव के, अब जब मुसलमान को भी आपत्ति नहीं है भारतीय जनता पार्टी से, और हम लोगों ने तो देखा ही राज्यसभा चुनाव में कि फैसल जी रहमान स्वयं आ गए कि भाई चलिए हम गैर हाजिर हो जाते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। तो अब मुसलमान को भी आपत्ति नहीं है भारतीय जनता पार्टी की बढ़ती ताकत को देख करके, वो भी समझ लिया है कि अभी तो पोजीशनिंग ऐसी करनी है, रॉन्ग साइड में नहीं दिखना है। तो जी रॉन्ग साइड में नहीं दिखना है, और अगर बीजेपी चाहेगी कि आरजेडी में की सेंध लगाना है, आज जैसा आपने कहा कि विधान हम्म, परिषद में भी नेता प्रतिपक्ष का पद छीनना है, विधानसभा में भी छीनना है, तो अगर ये बिल्कुल करना साफ है। है, बिल्कुल तैयारी से साफ है। बीजेपी के नेताओं से, शीर्ष नेताओं से बात कर लीजिए बंद कमरे में, वह कहेंगे यह उद्देश्य पूरा किया जाना है, यह टास्क अमित शाह ने दे रखा है। हाँ, तो फिर आपको अभी ये समझ लेना चाहिए कि अगर बीजेपी ये करना चाहेगी तो जी। कोई नहीं रोकेगा। इसका भी कारण लीडरशिप ही है। तेजस्वी यादव अपने लीडरशिप से कोई ऐसा संदेश नहीं दे रहे हैं कि वो हम्म, पार्टी को खींच करके ले जाएंगे और सत्ता में ले आएंगे। वो आराम से बिल्कुल बैठे हुए हैं कि इन लोगों का झगड़ा हो रहा है, कभी जेडीयू बीजेपी का झगड़ा हो जाएगा, जेडीयू टूट के साथ में आ जाएगी, या हम्म, कोई ये लोग गलती करेंगे तो हम ही को सत्ता आनी है क्योंकि हम मुख्य विपक्ष हैं, 38% वोट लेकर के हम बैठे हुए हैं। तो हम्म, ऐसे नहीं होता। बीजेपी इस तरह से बाई डिफॉल्ट आपके हाथ में तो सत्ता नहीं जाने देगी। अगर बीजेपी को कोई हराता है तो वो बाई डिफॉल्ट नहीं होगा, बीजेपी की गलती से नहीं होगा, आपको उससे ज्यादा मेहनत करके, उससे बड़ा बिल्कुल समीकरण बना करके तब उसको हराना होगा, जैसे जी। हेमंत सोरेन ने झारखंड में किया है। आप ऐसे हम्म, नहीं, ये नहीं हो सकता है कि आप घर में बैठे रहें और बीजेपी हार जाए। आप हम्म, घर में बैठ के नहीं हरा सकते। आप बीजेपी की जो स्ट्रेंथ है उस स्ट्रेंथ के मुकाबले अपनी ताकत बढ़ाएंगे, उससे बेहतर स्ट्रेटजी बनाएंगे, तब जाकर के आप उसको हरा पाएंगे, नहीं तो ऐसे नहीं हरा पाएंगे। तो अब इनके सामने ये चुनौती है, ये काम तो कर नहीं रहे तेजस्वी यादव, और एक चुनौती हम्म, कांग्रेस की भी है। कांग्रेस अब आपको डिफेंड करने नहीं आएगी, क्योंकि कांग्रेस भी चाहेगी कि अगर आप कमजोर होते हैं तो कमजोर हो जाए। ये हर जगह बिल्कुल कांग्रेस की स्ट्रेटजी हो गई है। राहुल गांधी को ये जी। लोगों ने समझाया है कि ये जो हम्म, क्षेत्रीय पार्टियां हैं जो कांग्रेस पार्टी का वोट लेकर के मजबूत हुई हैं, अगर वो हम्म, कमजोर होती हैं, वो खत्म होती हैं, तो कांग्रेस के उभरने की संभावना बढ़ जाएगी। तो जी। कांग्रेस को क्या दिक्कत है कि कांग्रेस को दिख रहा है कि जेडीयू भी खत्म हो रही है, हम्म, आरजेडी भी कमजोर हो रही है, तो मुसलमान छोड़ के कांग्रेस की तरफ आ जाए और उसके साथ दलित और कुछ फॉरवर्ड आ जाए, चूंकि फॉरवर्ड की राजनीति तो, ब्राह्मण की राजनीति तो बीजेपी भी नहीं कर रही है, और हम्म, जेडीयू कमजोरी हो रही है, तो सब आदमी अगर अब डाइवर्सिफाई करता है, कास्ट अपने को डाइवर्सिफाई करता है, कास्ट के लोग भी अलग अलग दरवाजों पर जाते हैं, जैसा जाना शुरू हो गया है। क्योंकि अब हम्म, आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स इस हिसाब से हो रही है कि कौन हमारी पार्टी हमारी जाति को ज्यादा टिकट देता है। जहां हमारी बिल्कुल जाति को, जहां जिसकी जाति को टिकट मिल रहा है वहां उसको वो वोट दे रहा है। तो जी। कांग्रेस भी चाहेगी। देखिए कांग्रेस तक कैसे 1 मिनट नहीं लगा डीएमके को छोड़ने में। कांग्रेस को हम्म, 1 मिनट नहीं लगा था। राहुल गांधी गए थे बंगाल चुनाव प्रचार करने, और उनको ममता बनर्जी पर उन्होंने अटैक किया और कहा कि ममता बनर्जी की वजह से बीजेपी को बढ़ने का मौका मिला है बंगाल में।
तो उन्होंने एक तरह से ममता बनर्जी को हराने की वहां अपील की। अब ममता बनर्जी बेचैन है। 8 तारीख को एक इंडिया ब्लॉक की बैठक दिल्ली में होने वाली है, 8 जून को, जिसमें हमको लगता है तेजस्वी यादव पता नहीं आएंगे या नहीं, क्योंकि वो आते नहीं है। इंडिया की बैठक होती है इंडिया ब्लॉक की, वो कई बैठक अभी जब कोऑर्डिनेशन की बात होती है तो उनके एमपी लोग हैं यहाँ, वो शामिल हो जाते हैं, मनोज झा चले जाते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव की राहुल गांधी से कब से मुलाकात नहीं हुई है, राहुल गांधी से कब से उन्होंने राजनीति पर बात नहीं की है। हमको लगता है कि चुनाव, विधानसभा चुनाव के पहले जब दोनों साथ घूमे थे, उसके बाद हमको नहीं लगता है कि कोई बातचीत है उनकी। जी, मतलब तो मुलाकात तो नहीं है, बातचत जो भी हुई हो, मुलाकात तो हुई नहीं हो, है। तो वो भी जानकारी नहीं, सार्वजनिक नहीं किया गया है। कोई बातचीत ऐसी हुई हो, कभी हालचाल हुआ हो तो अलग बात है। अब कभी फोन उनके बेटे के जन्मदिन की बधाई देने के लिए मान लीजिए फोन कर दिया हो, तो उस बातचीत को नहीं मानता। पॉलिटिकल बातचीत की बात हो रही है कि आपने कोई राजनीतिक योजना बनाई, बिहार में इतनी बड़ी हार हुई विपक्ष की, तो उसको लेकर के कोई योजना बनी है अपोजिशन की तरफ से, वो हमको नहीं पता है। कोई योजना नहीं बनी। आप शांत बैठे हुए, चुपचाप बैठे हुए हैं कि वो लोग, बीजेपी गलती करेगी, जेडीयू से झगड़ा होगा, टूटेगा तो हमको मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। तो अभी कांग्रेस भी नहीं आपको बचाने आ रही है। आप टूटेंगे, आपके एमएलए इधर उधर होंगे तो कांग्रेस नहीं बचाने आएगी, क्योंकि कांग्रेस के खुद ही एमएलए नहीं भाग रहे हैं, तो कांग्रेस उनको नहीं बचा पा रही, तो आपको क्या बचाने आएगी। बल्कि चाहेगी कि सब चीजें एक बार वंस फॉर ऑल सेटल हो जाए। तो ये दो तरफा खतरा आरजेडी के ऊपर है ज्ञानेश्वर जी। बीजेपी का खतरा एक अलग है, कांग्रेस का भी खतरा अलग है। कांग्रेस इमर्ज करने की कोशिश करेगी, और जब केओस होता है, जब ऐसी अव्यवस्था बनती है, इस अव्यवस्था में हमेशा एक नए राजनीति का उदय होता है। इसलिए हमको अभी भी, सब आदमी भले खारिज कर रहा हो, लेकिन प्रशांत किशोर से हमको अभी भी उम्मीद है कि जब आरजेडी कमजोर है, कांग्रेस कमजोर है, जेडीयू कमजोर हो गई, लेफ्ट समाप्त हो गई, तो बीजेपी को चैलेंज करने वाला कौन है? कोई तो पार्टी होगी। कोई पार्टी अगर आती है, कोई आदमी मेहनत कर रहा है, वो सड़क पर उतर के नया समीकरण बनाता है, तो क्या पता कि इन सब की संभावना खत्म हो जाए। नहीं, आखिर किसी ने सोचा थोड़ा था कि टीवी के एक ऐसी विजय, दोनों ऐसी पार्टियां थी, डीएमके और अन्ना डीएमके। तो ये जो रिवॉल्विंग डोर पॉलिटिक्स होती है कि गोल गोल घूमिए, रिवॉल्विंग डोर है, इधर से निकलिए डीएमके और फिर इधर से घुसिए तो अन्ना डीएमके, यही दो चल रहे थे 60 साल से। तो अब तो रिवॉल्विंग डोर पॉलिटिक्स तमिलनाडु की खत्म हो गई। वहीं बिहार में है कि जेडीयू है नहीं तो आरजेडी है, तो बीजेपी ने खत्म कर दिया। अब नई राजनीति के लिए एक संभावना बिहार में जन्म ले रही है, और उसको उस संभावना को ग्रैब करने के लिए आरजेडी तैयार नहीं है। आरजेडी उसके लिए मेहनत करती नहीं दिख रही है। तो तेजस्वी यादव के ऊपर भी एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस आने वाला है अगर उनकी पार्टी टूटती है। उनको तो नेता प्रतिपक्ष पद से हटाने के लिए क्या 2 आदमी को हटाने की जरूरत है? बीजेपी उनको किसी को इस्तीफा करा करके एमएलसी बनाने का कह देगी, या चुनाव लड़ा देगी, सीट खाली होने पर, वैकेंट होने पर आपकी चली गई, आप कैबिनेट मंत्री का दर्जा आपका खत्म हो गया, और आप में ऐसा मादा है नहीं कि आप सड़क पर के उतर के लड़ाई कर लेंगे। तो ये संकट, अब ये जो महाराष्ट्र मॉडल है, जो बंगाल का मॉडल है, जो अब झारखंड में मॉडल आजमाए जाने की बात हो रही है, वो मॉडल बिहार में कभी भी लागू हो सकता है, और जेडीयू आरजेडी दोनों खतरे में है। तो चलिए देखिए, बिहार में भी महाराष्ट्र मॉडल और बंगाल मॉडल कभी भी लागू हो सकता है। जेडीयू और आरजेडी को, दोनों को सोचना चाहिए कैसे बचेंगे, क्योंकि वह बीजेपी है और वह जो राजनीति करती है अकेले करना चाहती है, किसी दूसरे को करने देने का अवसर नहीं देना चाहती है। तो बिहार की स्थिति परिस्थिति क्या है, इसकी चर्चा हम करते रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल एक्स पर फॉलो कीजिए। धन्यवाद।